आज के इस वीडियो में मूल राशियाँ, मात्रक, बल, गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ना उनको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन पूछा है कि वेग में परिवर्तन की दर है, इनमें से वेग के परिवर्तन की दर क्या है वो बतानी है। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन की दर क्या है इनमें से, तो वो सही आंसर हो जाएगा त्वरण। इसके बाद ध्यान रखना कि बल क्या होता है। अगर बल की पूछा जाता है तो बल क्या होता है कि बल एक वह साधन होता है जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया। स्थिति में परिवर्तन लाने का मतलब जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है ना, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ला दिया, जैसे इसे धक्का मारा पीछे से और ये गति अवस्था में आ गई, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन लाया। वो किसके कारण लाया गया? बल के कारण। ठीक है, इसके बाद आता है क्या? संवेग। संवेग क्या होता है कि द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। संवेग को ध्यान रखना पी से डिनोट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है संवेग का? P = mv। m क्या होता है जहाँ पर द्रव्यमान, और वेग ये क्या होता है? v से वेग होता है। ठीक है, इसके बाद विस्थापन क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखना कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा का मतलब जैसे डायरेक्शन दे दी जाए तुम्हें प्रॉपर कि दक्षिण दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, तो डायरेक्शन दे दी जाए, उसके साथ जो तय दूरी करेगा ना वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाता है कि वेग क्या होता है, ये भी पूछा जाए कि वेग क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन के द्वारा, अगर विस्थापन में परिवर्तन होता है ना तो उस परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वो दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है वो बतानी है। तो पहली बात तो सदिश राशि क्या होती है कि जिसका मान ज्ञात करने के लिए ना किसी दिशा की ज़रूरत पड़े, मतलब दिशा का ज्ञान भी होना ज़रूरी है ना, वो राशि क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। तो इनमें से सही आंसर, अगर कार्य की बात की जाए कि कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन किसका होता है? कार्य का सूत्र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, इसे पढ़ना अच्छे से, कि 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के 2 बल कार्यरत हैं। ठीक है, परंतु विपरीत दिशा में। जैसे विपरीत दिशा का मतलब एक तरफ लग रहा है कितना? 4 न्यूटन का बल, इसके दूसरी डायरेक्शन में कितने न्यूटन का लग रहा है? 3 न्यूटन का बल। अब वस्तु पर बल का परिमाण होगा, परिणामी बल पूछा है ना यहाँ पर, कि इसका आंसर कितना निकलेगा। जैसे मानना यहाँ पर एक तरफ ना 4 बच्चे खींच रहे हैं इस रस्सी को। ठीक है, 4 बच्चे खींच रहे हैं ना, और एक तरफ खींच रहे हैं 3 बच्चे, तो बल कितना लगेगा? 3 बच्चों से 3 बच्चों का बल कट जाएगा और एक बच्चे का बल बचेगा ना केवल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो परिणामी बल क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। जब विपरीत दिशा में लगता है ना तो ये क्या होते हैं? आपस में माइनस होते हैं, तो 4 में से 3 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर एक ही दिशा में लगे होते 4 न्यूटन और 3 न्यूटन तो कितना हो जाता है? ये प्लस हो जाता और आंसर कितना आ जाता? तुम्हारा 7 आंसर इसका आ जाता। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु का संवेग निर्भर करता है। वस्तु का जो संवेग होता है ना ये किसके ऊपर निर्भर करता है वो ध्यान देना। तो ध्यान देना, इसका वस्तु का जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है? पहली बात तो संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र भी बताया था कि क्या होता है? P = mv होता है। ठीक है, अब m से क्या आ गया यहाँ पर? मास आ गया, इसका द्रव्यमान आ गया, मतलब द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसका ए आंसर तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? वेग। वेग क्या? इसमें वेग नहीं है। लेकिन पहली बात, अभी जो मैंने वेग की डेफिनेशन बताई थी ना कि वेग क्या होता है कि विस्थापन में लगा समय। विस्थापन में लगा समय का मतलब जो विस्थापन है ना वो कितने समय पर लग रहा है, मतलब इसमें किस पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है और समय पर भी कर रहा है। तो वस्तु के विस्थापन में भी कर रहा है और समय पर भी कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान पर तो कर ही रहा था m × v, और v की जगह क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय। तो ये किस पर निर्भर करता है संवेग? तो वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है और विस्थापन में लगे समय पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब पूछा है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश का मतलब जिसके साथ दिशा नहीं होना वो अदिश राशि है। अब किस किस के साथ दिशा नहीं है वो पता करने के लिए क्या होता है? देखते हैं कि दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो इसमें भी दिशा है ना दिशा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, और वेग भी क्या है? एक दिशा वाली है। ठीक है, तो त्वरण भी क्या है? दिशा वाली है। इसका मतलब आयतन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, और वेग क्या होता है? वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर। अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों से बने 1 सेंटीमीटर घन में से किसका जड़त्व अधिकतम होगा? किसका जड़त्व अधिकतम होगा? अब ध्यान देना, किसका जड़त्व अधिकतम होगा?
मतलब क्या होता है, जिसके अणु ज़्यादा पास पास है ना उसका जड़त्व अधिकतम होगा। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ है उसके अणु बिल्कुल पास पास हैं और कोई पदार्थ है जिसके अणु दूर दूर हैं। ठीक है, जैसे एक तरफ लोहा ले रखा है, यहाँ क्या है लोहा है, और एक तरफ क्या है लकड़ी। अब लकड़ी से मजबूत क्या होता है, लोहा होता है। तो मतलब जो मजबूत है ना ज़्यादा और जो आयतन भी कम घेरे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जड़त्व अधिक हो जाएगा। तो इनमें से सबसे मजबूत और सबसे कम आयतन वाला क्या है, वो है लोहा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 गोले ABCD क्रमशः 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम और 400 ग्राम के किसी घर्षण रहित फर्श पर पड़े हैं। इसको ध्यान देना, किसी घर्षण रहित फर्श पर पड़े हैं। ठीक है, किसी निश्चित बल से धक्का देने पर अधिकतम त्वरण होगा। किसका अधिकतम त्वरण होगा वो बताना है इनमें से। ठीक है, और घर्षण रहित फर्श पर पड़े हैं ये, तो किसका धक्का लगाने पर अधिकतम त्वरण किसका होगा, तो ध्यान देना जो सबसे कम वजन का है उसका है तो त्वरण सबसे अधिक होगा ना। ठीक है, सबसे कम वजन किसका है, और गोले ए का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोला ए हो जाएगा। जैसे कोई 20 किलोग्राम का कोई बच्चा है, 31 किलोग्राम का बच्चा है, अब इसमें से धक्का दोगे तुम तो 20 किलोग्राम वाला है तो ज़्यादा दूर पे जाएगा ना, 30 किलोग्राम वाला कम दूर जाएगा, इसलिए कम वजन वाला ज़्यादा दूर जाएगा। तो यहाँ पर कम वजन वाला क्या था, 100 ग्राम, और गोला ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, तीसरे नियम पर आधारित है। तीसरे नियम का मतलब अब यहाँ पर ना पहले तो तीनों नियम याद होने चाहिए कि पहला नियम क्या होता है इसका, पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। किसका नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता है, जैसे कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर में ही रहे, गतिशील में है तो गतिशील में रहे। जैसे क्या होता है, बस में बैठे जो यात्री होते हैं ना, अगर बस अचानक से रुक जाती है तो वो यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो वो सब किसके कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण। इसका दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इससे सूत्र निकल के आता है एक F=ma का। ठीक है, जैसे क्रिकेट की गेंद को रोकने के लिए वो क्या करता है, जो बॉलर होता है, कीपर होता है ना, वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। उससे क्या होता है, जो बॉल का संवेग है ना वो कंट्रोल हो जाता है। तो वो सब किसके ऊपर निर्भर होता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के ऊपर। इसका तीसरा नियम क्या कहता है, वो ध्यान रखना कि क्रिया के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे क्या होता है, रॉकेट ऊपर बढ़ता है ना, तो ऊपर बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, उसके नीचे क्या होता है, गैस निकलती है ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो गैस तो कहाँ निकल रही है, नीचे निकल रही है, लेकिन रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्रिया तो कहाँ कर रहा है, वो नीचे, लेकिन जा कहाँ रहा है, ऊपर, विपरीत दिशा में। तो तीसरे नियम पर कौन था, तीसरे नियम पर आधारित कौन है, जेट इंजन व रॉकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेट इंजन व रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्श पर दौड़ने में अत्यधिक कठिनाई होगी। किस फर्श पर दौड़ने में अत्यधिक कठिनाई होगी। अब अत्यधिक कठिनाई किस में होगी, जैसे कोई फर्श है, कच्ची सड़क है, पहले कांच फर्श है, कांच पर फर्श है ना, तो उस पर तो फिर फिसलेंगे। तो अत्यधिक कठिनाई किस में होगी, कांच से बने फर्श पर। सीमेंट वाला भी रफ होता है, पत्थर वाला भी रफ होता है, कच्ची फर्श वाला भी रफ होता है, तो इनमें तो कठिनाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होगी, कांच से बनी फर्श पर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी दुगनी कर दें तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, वो बताना है। ठीक है, इसका सूत्र होता है एक Gf क्या होता है, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर m1 m2 क्या है, पिंडों के द्रव्यमान, पिंड है, d क्या है, यहाँ पर दूरी है, उनके मध्य की दूरी। ये Gf क्या है, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा कि इनके मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए। मध्य की दूरी क्या है, d स्क्वायर। इसको क्या कर दिया, d की जगह कितना रख दिया, 2d रख दिया। तो 2d रखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2d का होल स्क्वायर, और 2d का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4d स्क्वायर हो गया तो फॉर्मूला अब क्या बन गया तुम्हारा, m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका 1/4 हो गया ना, पहले का 1/4 है ना नीचे, तो ये कितना हो गया, 1/4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के अंदर दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई एक सुरंग में पृथ्वी की सतह से एक द्रव्यमान मुक्त किया जाता है, वह पृथ्वी के कहाँ पर जाके रुकेगा। जैसे ये पृथ्वी है ना, यहाँ से एक इन्होंने कुछ छोड़ा सुरंग में, दोनों ध्रुवों के मध्य एक पत्थर छोड़ दिया जैसे, तो वो कहाँ पर रुकेगा वो बताना है इसका सही आंसर।
तो अगर ऐसी अवस्था में होता है ना तो वो क्या करता है, पृथ्वी के केंद्र के दोनों ओर दोलन करता है। मतलब ये जो केंद्र है ना इसके दोनों ओर दोलन करने लग जाएगा, ऐसे करके घूमने लग जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के दोनों ओर दोलन करने लग जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्रीय जो बल होता है ना ये सदैव किस डायरेक्शन में कार्य करता है वो बताना है इसमें, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, तो वो ध्यान रखना। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है केंद्र की ओर, ठीक है। अभिकेंद्रीय का मतलब केंद्र की ओर, जैसे कोई बल कहाँ पर लग रहा है, केंद्र की ओर, अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसे लगता है, ये लगता है त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र की ओर। इस त्रिज्या के अनुदिश लग रहा है और कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र की ओर। अगला है एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है सभी को पता होगा, न्यूटन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके तीसरे नियम से क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके तीसरे नियम से संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त किया जा सकता है। समान ताप की दो गेंदें परस्पर टकराती है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है, क्या सुरक्षित रहता है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग उनका सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, सेकंड स्क्वायर है यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी से दोगुने द्रव्यमान तथा दोगुने अर्धव्यास वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। त्वरण का मान पूछा है ना। अब इसका सूत्र भी क्या होता, अभी बताया था ना मैंने सूत्र इसका कि जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पर, इसको तो कितना कर दिया, पहले से 2 गुना कर दिया तो 2gm हो गया ये, ठीक है। और त्रिज्या क्या कर दी, दुगना अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या क्या कर दी, दुगना कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार तो ये कितना हो जाएगा 1/2 gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आधा हो गया ना। और गुरुत्वीय त्वरण कितना दे रखा है तुम्हें 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा 5। तो तुम्हारा सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक सभी को पता होना चाहिए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वो होता है जूल, इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, क्या बढ़ता रहता है, घटता रहता है, क्या रहता है। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा रहती है ना वो बढ़ती रहती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती रहती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है इसका 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या यहाँ पर वेग दुगना कर दिया ना, तो v की जगह क्या रखना है अब तुम्हें 2v का होल स्क्वायर। 2v का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी गतिज ऊर्जा क्या आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, m की जगह भी क्या रखेंगे m/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और m की जगह क्या रखना है m/2 और v की जगह 2v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर। 2 और 2 4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा mv स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर से कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ से mv स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, इसका 2 गुना हो गया ना, इसका हाफ mv का mv आ गया तो 2 गुना हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर उसका वेग दोगुना कर दिया, वेग को दोगुना कर दिया, जैसे m दे रखा है p इज इक्वल्स टू mv होता है ना, और वेग को क्या कर दिया इन्होंने दोगुना m/2v कर दिया। और इसको संतुलित करने के लिए इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो संवेग भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी।